हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए विविध प्रश्नमाला है आपके 2 कक्षा 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। तो सबसे पहले 196 का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 का भाग दिया 9 बार 18, ठीक है। फिर 1 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इसके अंदर वापस 2 का भाग दिया 4 और 9 दूनी 18, फिर 7 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। यानी हम 196 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 7 की घात 2, ये है। अब आपको पूछा कि इसकी घातों का योगफल यानी 2 + 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 4। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर? इसका आंसर सही होगा 4 किसका है? सी है, तो सी सही होगा। दूसरा यहाँ पे है कि दो संख्या है उसको हम m जो है वो उसको हम p q की घात 3 और जो n है उसको हम p की घात 3 और q की घात 2 के रूप में लिखा जाए, तब m n का महत्तम समातब यानी SCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? SCF ज्ञात करना है। तो m को हम क्या लिख सकते हैं? p इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, यानी q 3 बार है और p 1 बार है। और n को हम क्या लिख सकते हैं? p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m और n SCF लेना है यहाँ पे, तो कॉमन होता वो लेते हैं। तो इन दोनों में p कॉमन है, ठीक है। फिर इन दोनों में p इसमें है लेकिन इसमें है, इसमें अब नहीं है, इसमें है। q 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, तो ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, यानी q इसमें भी है और q इसमें भी है। अब q इसमें नहीं है, p इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका होगा p इंटू क्यू की घात 2 यानी p q की घात 2, ये होगा इसका SCF, यानी ये वाला आपका B इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 95 और 152 का महत्तम यानी SCF ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम 95 का क्या ज्ञात कर लेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड 5 का भाग दिया 19 बार, फिर 19 का दिया 1 बार। इसी तरह आपको 152 का ज्ञात करना है। अब 152 में 2 का भाग दिया 76 बार, फिर 2 का भाग दिया 38 बार, फिर 2 का भाग दिया 19 बार, फिर 19 का दिया 1 बार। यानी हम 95 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 1 और 19 की घात 1। इसी तरह 152 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 इंटू 19 की घात 1। अब SCF में क्या होता है कि न्यूनतम घात लेते हैं और दोनों में जो उभयनिष्ठ है यानी 5 व मतलब 95 व 152 का SCF, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और दोनों की जो घात न्यूनतम हो, दोनों में ये कॉमन है और दोनों की घात न्यूनतम क्या हो जाएगी? SCF कितना हो जाएगा यहाँ पे? 19, ठीक है ना। तो 19 वाला कौन सा सही है? इसका B सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका महत्तम यानी SCF महत्तम समावर्तन यानी SCF कितना है? 30 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तन यानी LCM ज्ञात करना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो क्या सूत्र होता है कि मान लो कोई दो संख्या है उनका SCF और SCF हो, तो कैसा सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? SCF इंटू LCM के। यानी कोई भी अगर दो संख्या है, मान लीजिए दो संख्या है 5 और 25, इन दोनों का जो SCF है वो है आपके 5 और LCM है वो है आपके 10, ठीक है। तो यानी 25, ठीक है। तो इन दोनों का SCF तो हो गया 5 और LCM हो गया 25, तो इन दोनों का गुणा और LCF और SCF का गुणा बराबर होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1080 है, बराबर SCF दे रखा आपको 30 दे रखा है, तो LCM ज्ञात करना। अब 30 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 1080 बटा 30 बराबर LCM, तो 0 से 0 कट गया, 3 × 9 6 × 18, यानी LCM कितना आ गया यहाँ पे? 36 आ गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, संख्या 441 का दशमलव प्रसार होगा। ये जो संख्या है 441 बटा, अब जिसमें देखो 2 की घात m और 5 की घात n का रूप हो, जिसे हमें पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो वो ही होता है शांत प्रसार, ठीक है, शांत प्रसार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये शांत तो हो नहीं सकते क्योंकि इसका रूप नहीं है, ये नहीं हो सकती। उसके बाद शांत तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती। और संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा है, तो ये भी गलत है। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका B सही होगा। क्या कि ये 2/m × 5 का रूप नहीं है,
तो बी सही है, तो इसका मतलब अशांत आवर्ती का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि परिमेय संख्या 43 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। यानी आपको इसको सरल करना है, ठीक है ना। यानी 43/2 इंटू 5/3 इसको सरल करना है। तो 5/3 तो है, 2/2 है, इसको भी 3 करना, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा, 2/2 से गुणा कर दूंगा। तो 43 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 हो गए, बटा 2/3 और 5/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 86/2 इंटू 5 उनकी घात 3, यानी 86/10 उसकी घात 3। तो 86/10 की घात 3, यानी 10 जीरो 3 बार हो गए। अब 86 में इसका भाग देना, तो 3 जीरो है, तो 3 संख्या के बाद क्या लगा देना आपको, पॉइंट। तो ये होगा इसका अंत। अब यहाँ पे पूछा कि अंत कितने के बाद होगा, तो 1 2 3 कितने यहाँ पे 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे सबसे न्यूनतम संख्या जिसे, यहाँ पे जो आपको 4 संख्या दे रखी है उससे सबसे छोटी संख्या जिसे 27 यानी रूट 27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो, यानी गिनती की संख्या प्राप्त हो। तो मैं देखो यहाँ पर पहले रूट 27 है, रूट 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 27 का 3 बार 9, फिर 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, यानी 2 जोड़े बन रहे हैं। तो 3√3 27 को हम ये से लिख सकते हैं 3√3 इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको मैं किससे गुणा करूं कि ये प्राकृत संख्या हो जाए, 3 तो एक प्राकृत संख्या है, मेरे को √3 को भी करना है। तो जब √3 को किससे गुणा करूं, इन तीनों में से देखो आपको दे रखा है कि जब हम 3 से करेंगे तो नहीं होगा, √3 से गुणा करेंगे तब देखो 3 तो है, और रूट की संख्या से रूट की संख्या गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि समान संख्या है, और 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया कि ठीक है ना। अब देखो 3 से 3 करने पे क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो हमने किससे गुणा किया, यहाँ पे √3 से गुणा किया तब जाके वो 9 आया। यहाँ पे उत्तर 9 नहीं होगा, यहाँ पे पूछा किससे गुणा करेंगे, तो हमने √3 से गुणा किया तब जाके 9 आया, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर होनी चाहिए, यानी मान लो कोई भी दो अगर परिमेय संख्या उनका एचसीएफ और एलसीएम अगर बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या शर्त है, उसके लिए शर्त है कि जो दोनों संख्या हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे 5 और 5 इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम 1 है, देखो एचसीएफ 5 × 5, या फिर आप ले सकते हो 1 × 1, दोनों 5, दोनों संख्या जो है वो परिमेय संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है ना। एलसीएम दोनों का 5, फिर दोनों की एचसीएफ भी कितना होगा, देखो 5 × 5, दोनों का एलसीएम भी 5 होगा और 5 × 5 और एचसीएफ भी 5 होगा, तो ये बराबर हो गया ना। तो इसके लिए एक शर्त है कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, आपके समान, तो इसका सही उत्तर होगा बी होगा। अगला है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है, यानी एचसीएफ तो है आपके पास यहाँ पर 2 है और एलसीएम है ये आपके पास 36 है, तो दोनों संख्याओं में a का मान क्या होगा, तो सूत्र आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणा करना है। a × 18 दो संख्या है, उनका एलसीएम 2 × 36 है, एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 2 × 36 है। तो अब a का मान याद करना, 18 इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, तो 2 × 36/18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी a का मान यहाँ पे कितना आ गया, 2 × 2, a बराबर 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अब है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, यदि n एक प्राकृत संख्या, n एक प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जहाँ आपको 6n, अब n प्राकृत संख्या तो कुछ भी हो सकता है, n का मान 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखो ये 6 आया, फिर 36 आया, फिर कितना आया, 216 आया, यानी पीछे जो इकाई अंक है वो कितना कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। जब भी आप उस 6 की घात कुछ भी लिखोगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरह 5 की घात 1 तो 5, 5 की घात 2 तो 25, 5 की घात 3 तो 125, 5 की घात 4 तो 625, मतलब 125 और कितना हो गया, 625, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो इसके भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 5 आ रहा है, कितना आएगा इसका भी 5 5 आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है 5, तो 6 में से 5 गए तो 1 बच रहा है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका,
ए सही होगा, क्योंकि इसका आंसर कितना रहा, 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।